तो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिक्विजिट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है। रिक्विजिट्स क्या होते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वी एक्सेप्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, अचीव गोल्स सेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, रिमेन अकाउंटेबल फॉर द इलेक्शंस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब यही होता है कि बिजनेस को गवर्न किया जाए, कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए, डायरेक्ट किया जाए, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इंटरेस्ट के जो भी हमारे इन्वेस्टर्स है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, और बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सके। तो यही मेन मोटिव होता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कि थ्रू डायरेक्शंस और कंट्रोल्स, रूल्स और रेगुलेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक ऑब्जेक्टिव को, एक गोल को सेट करती है, उस ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव कर सके। साथ ही साथ जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स है, जो भी रिपोर्ट्स है, उसको ट्रांसपेरेंट बनाए, अपने स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को उसको रिप्रेजेंट करे, और क्या करे, रिमेन अकाउंटेबल। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या रहे? अकाउंटेबल। मैनेजमेंट जो है वो किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अकाउंटेबल होता है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अकाउंटेबिलिटी होती है वो किसकी तरफ होती है? शेयर होल्डर्स की तरफ होती है। तो इट रिमेन अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। उसके बाद आते हैं दिस रिक्वायर एज अंडरलाइन बाय experts and various committee on corporate governance the style to ensure the following: there is a properly structured board capable of taking independent and objective decisions। क्या कहा गया है? this requires as underlined by experts and other various committees on corporate governance। experts ने और बहुत सारी various committees ने corporate governance के बारे में कुछ points दिए हैं। हम उन्हीं points को जो है अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? there is a properly structured board capable of taking independent and objective decision। तो यहाँ पे बोर्ड आना था। क्या कहा गया है कि जो भी स्ट्रक्चर है बोर्ड के अंदर, जो भी मेंबर्स है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव्स कितने होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव्स कितने होने चाहिए, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए। ठीक है, तो एक बोर्ड जो है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके हर एक पर्सन के रिगार्डिंग, हर एक स्टेक होल्डर के रिगार्डिंग और शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग। सो जितने भी डिसीजन लिए जाने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन, की जो भी डिसीजन होंगे वो क्या होंगे? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही होंगे। सो द बोर्ड हैज एडिक्वेट नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेसिकली जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन होता है? एक तो होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और हमारी जो पहले वाली यूनिट्स है, ठीक है, क्लाउज 49 वगैरह, तो उसमें गिवन है कि कितने जो है नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होने चाहिए, कितने जो है हमारे एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट मेंबर्स होने चाहिए। तो एक अप्रोप्रिएट एडिक्वेट अमाउंट में जो है ये होने चाहिए। द बोर्ड इज अवेयर ऑफ द कंसर्न ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर एंड हैज़ एन इफिशिएंट मशीनरी टू सर्व देयर कंसर्न। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या होने चाहिए? अवेयर होने चाहिए। बोर्ड इज अवेयर ऑफ द कंसर्न ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। हर एक स्टेक होल्डर की वो क्या करे? ध्यान रखे, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो मैनेजर्स हो, चाहे वो कोई भी पर्सन्स हो, ठीक है, जो कि बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक है। हर एक स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, द बोर्ड टेक वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल कंसिडर्ड डिसीजन एंड अडॉप्ट ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। जो भी प्रोसीजर, जो भी प्रैक्टिसेस, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस यूज़ करता है, फॉलो अप करता है, उन सभी के बारे में जो है वो ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, बताना चाहिए। अगर हम मान लो फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है। देखो, अगर हम सेल करते हैं तो सेल की रिगार्डिंग भी पॉलिसी होती है, हम कैश सेल कितनी करेंगे, ठीक है, क्रेडिट सेल कितनी करेंगे, हमारे बिल्स रिसीवेबल कितने होने चाहिए। तो ये कुछ पॉलिसीज़ होती है जो बिजनेस फॉलो करती है। तो इन पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर को के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। ठीक है, कि एक बिजनेस ने इक्विटी कितनी ली है, बोरिंग कैपिटल कितनी ली है, लॉन्ग टर्म में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, शॉर्ट टर्म में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एक बिजनेस के पास कितनी इक्विटी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, स्टेक होल्डर्स को, बाकी सबको जो है इनके बारे में सही तरीके से, ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उसके बाद आता है देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ क्लियरली एंड एडिक्वेटली डिफाइंड रोल्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड मैनेजरियल पर्सन्स इन की पोजिशंस। क्या है यहाँ पे? क्या है? देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम होना चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ क्लियरली एंड एडिकेटिंग डिफाइंड रोल्स। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्लियरली बताया गया है
कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मैनेजरियल पर्सनल्स है, उनके क्या पोजीशंस है, ठीक है, और उनके क्या रोल्स है, क्या अथॉरिटी उनके पास है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से मेंशन होनी चाहिए, शो होनी चाहिए कि इनकी पोजीशंस क्या है, इनके रोल्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास क्या क्या है। उसके बाद आता है देयर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ गाइडिंग, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए हर एक चीज़ों को गाइड करने का, मॉनिटर करने का, रिपोर्ट करने का, कंट्रोल करने का। ओवरऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज दैट ऑफ गाइडिंग द मैनेजमेंट एंड ओवरसीइंग द ऑपरेशंस। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो क्या बनती है कि जो भी हमारा मैनेजमेंट है उसको गाइड करे, उसको डायरेक्शन शो करे और उनकी एक्टिविटीज़ को क्या करे, उनके ऑपरेशंस को गाइड करे, उन कंट्रोल करे अगर कोई भी कहीं पे दिक्कत लगती है, ताकि अगर हम इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल प्रोसेस को इवेल्युएट कर देते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जो डेविएशन, अगर हम उस डेविएशंस को पहले ही देख लेते हैं तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगी, हम अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि मैनेजमेंट जो है हमेशा अकाउंटेबल होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकाउंटेबल होते हैं स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को, तो कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मैनेजमेंट पे कंट्रोल रखे, उनकी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करे, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करे, ठीक है। द बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट द कंपनी हैज़ नेसेसरी इंफॉर्मेशन, control and audit system in place to guide the top management in meeting the corporate objective। क्या कहा गया है, the board is expected to ensure that the company has necessary information, control and audit system in place to guide the top management in meeting the corporate objective को अचीव करने के लिए हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके पास नेसेसरी कंट्रोल होना चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक ऑडिट सिस्टम होना चाहिए जो हर एक चीज़ों को क्या करे, चेक करे कि जो चीज़ें मेंशन की गई है, शो की गई है, वो सही है नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी को लाया जाए। इट इज़ ऑल्सो द बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट द मैनेजमेंट कंप्लाइज विद लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉज एंड कंपनीज ओन स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये ध्यान में रखना है कि जो भी लॉज है कंपनीज के रिगार्डिंग, ठीक है, जो भी लॉज है, प्रोविजंस है, कंपनी उनको पूरी तरीके से ठीक तरीके से फॉलो अप करे, ठीक है। उसके बाद जो 7th पॉइंट आता है वो कहता है द बोर्ड इफेक्टिवली एंड रेगुलरली मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजमेंट टीम एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द की डिसीजन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करे, इफेक्टिव तरीके से रेगुलरली वे में हर एक फंक्शनिंग को, किसकी, मैनेजमेंट टीम की फंक्शनिंग को क्या करे, मॉनिटर करे, चेक करे, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द की डिसीजन। और लगता है कि हाँ कहीं पे कोई गलती आ रही है या फिर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए तो उन डिसीजन को भी इम्प्लीमेंट करे। क्या मतलब हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम्स की फंक्शनिंग को इफेक्टिव तरीके से रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करे और की इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो भी लेने होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करे। लास्ट पॉइंट है बोर्ड रिमेन इन एन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ कंपनीज अफेयर्स। ठीक है, बोर्ड के पास क्या होना चाहिए कि इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए ताकि वो कंपनी में होने वाले जितने भी अफेयर्स हैं उन पे ध्यान रख सके, उनको कंट्रोल कर सके इफेक्टिव वे में। इट मे बी नोटेड दैट while the most important driver for good corporate governance is the leadership, यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइवर है, ड्राइवर मतलब जो कंट्रोल करता है गुड कॉर्पोरेट को, वो कौन है, CEO एंड बोर्ड्स विद अ गुड फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट लॉज। यानी कि CEO और बोर्ड क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, ठीक है। एंड अदर इम्पोर्टेंट प्लेयर्स आर द रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स हुज कॉन्स्टेंट अलर्ट विल फोर्स द कंपनीज टू परफॉर्म एंड बिहेव वेल। यानी कि जो मेन लीडर्स है वो कौन है, एक तो CEO है, एक बोर्ड है, जो क्या करते हैं कॉन्स्टेंट वे में, रेगुलर वे में पॉलिसीज को, रूल्स को क्या करते हैं, बनाते हैं ताकि हमारा जो बिजनेस है, जो कंपनी है, वो अच्छे तरीके से गवर्न की जा सके, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और जो अदर इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं हमारे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ठीक है, वो है रेगुलेटर्स जो उस बिज़नेस को रेगुलेट करता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टर जो उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि ये रेगुलर तरीके से हमारे जो भी बिज़नेस है उन पर ध्यान रखते हैं, कंसर्न करते हैं और ये फोर्स करते हैं बिज़नेस को कि वो अच्छे से अच्छा तरीके से क्या करे, परफॉर्म करे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा।